पहली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सरकार का एक अहम निर्देश सामने आया। निर्देश ये कि अब सार्वजनिक जगहों पर जाति आधारित कार्यक्रम नहीं होंगे। जाति आधारित कार्यक्रम का मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण रैली, यादव रैली, किसी और समाज की रैली, गुज्जरों को पंचायत की इजाजत नहीं होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ गई, और क्या जिन समाजों में इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने की परंपरा रिवाज रहे हैं, क्या वो इसके लिए अग्री करेंगे, और इसके जरिए क्या मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। आदेश पर अमल हुआ तो ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी। यूपी की योगी सरकार ने जाति आधारित रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही अब पुलिस की एफआईआर, अरेस्ट मेमो, सार्वजनिक जगहों और सरकारी दस्तावेजों में भी किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासन की तरफ से यह आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि समाज में व्याप्त जातिगत प्रवृत्तियों के उन्मूलन के लिए पुलिस अभिलेखों और सार्वजनिक संकेतों में जाति आधारित प्रदर्शन रोके जाएं और जातीय प्रदर्शनों द्वारा जातीय संघर्ष प्रेरित करने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस सरकारी निर्देश का मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी जाति का महिमा मंडन या नफरत फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में जाति वाले कॉलम को खाली छोड़ा जाएगा। गाड़ियों पर जाति का महिमा मंडन करना बैन होगा। नोटिस बोर्ड और दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर जाति आधारित नारे या जातीय महिमा मंडन या आलोचना पर रोक रहेगी। न्यायालय का एक आदेश था, जिस तरह से जात के नाम पे मुकदमों में कॉलम था, उसको हटाने की बात कही गई थी और भी निर्देश माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए थे, जिसका अनुपालन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है कि जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से करणी सेना के लोग समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, क्या उन पे रोक लगेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जातीय भेदभाव हो रहा है और वो सब देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि जातीय भेदभाव पे रोक कब लगेगी। जाहिर है इस मामले के राजनीतिक रुझान अभी और तेज आएंगे। वैसे SC/ST एक्ट जैसे मामलों में जाति का उल्लेख जरूरी होने के कारण इस आदेश से उसमें छूट रहेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जात पात के खिलाफ आखिर ये कदम उठाया क्यों गया है। अब उदाहरण स्वरूप आप कल की घटना ले लीजिए। राज्य में सम्राट मिहिर भोज को लेकर एक बार फिर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस पर तक पथराव हो गया। और विवाद की वजह क्या रही? क्योंकि दो समाज आपस में टकराव की स्थिति में आ गए, गुज्जर समाज, राजपूत समाज, और दोनों मिहिर भोज पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। इस बीच एक छोटी सी घटना ने कैसे इतना बड़ा रूप ले लिया, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश में हालात बिगड़ते हुए दिखाई दिए। देखिए। पुलिस पर पथराव की ये तस्वीरें मेरठ की हैं। दादरी पुलिया के पास एक महापंचायत का आयोजन हुआ था। पुलिस ने महापंचायत की इजाजत नहीं दी थी और महापंचायत में शामिल होने के लिए आ रहे लोगों को रोका, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। दौराला क्षेत्र में चौकी दादरी पड़ती है। यहाँ पर थाना पुलिस की सूचना मिली थी कि कुछ लड़के यहाँ पर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सभी लड़कों को डिस्पर्स किया गया तथा शांति व्यवस्था कायम की गई है। यहाँ पर कुछ लड़कों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। मेरठ के पास ये है दादरी गांव की पुलिया, जहां रविवार को गुर्जर समाज के लोगों ने एक महापंचायत रखी थी, लेकिन पुलिस ने इस महापंचायत की परमिशन नहीं दी थी। इसके बाद आरोप यह है कि महापंचायत में आए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और ये पथराव काफ़ी देर चला। इसके बाद पुलिस ने यहाँ से करीब 2 दर्जन लोगों को कस्टडी में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि महापंचायत बुलाई क्यों गई थी। वजह है सम्राट मिहिर भोज, जो कि 9वीं शताब्दी में प्रतिहार वंश के बड़े शासक हुए। पश्चिमी यूपी के इस इलाके में मिहिर भोज को लेकर झगड़ा पुराना है। गुर्जर समाज और राजपूत समाज दोनों का दावा करते हैं कि सम्राट मिहिर भोज उनकी जाति से हैं। इस पंचायत का मकसद ऐसे ही एक बोर्ड को हटाना था, जिसमें मिहिर भोज को राजपूत बनाया गया था। हमारे महापुरुषों का अपमान क्यों हो रहा है? जिसने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड उतारा, उस पर कार्रवाई
एक कपसाड़ गांव में एक बोर्ड लगा है, वो जाति सूचक था, जबकि सरकार को पता है कि ये विवाद था, लेकिन सरकार इस पर संचेत नहीं हो रही। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि अगर एक जाति को टारगेट करके चलोगे तो 2027 में खत्म है। हम उस कपसाड़ गांव के बाहर भी पहुंचे जहां लगे बोर्ड का बार बार जिक्र हो रहा है। मेरठ में दादरी गांव के पास ही कपसाड़ गांव है और ये गांव जो है ठाकुर समाज के लोगों का है। जब आप गांव में घुसते हैं तो यहाँ पर एक जो है गेट, बड़ा सा गेट लगा हुआ है और इस गेट में सम्राट मिहिर भोज की ये तस्वीर लगी हुई है। इसी को लेकर विवाद है। दरअसल गुर्जर समाज के लोग ये कहते हैं कि सम्राट मिहिर भोज उनके थे और यहाँ पर जो ये बोर्ड है उसको लेकर जो है गुर्जर समाज के लोगों को आपत्ति है। और पुलिस के मुताबिक उन्हें इस तरह का इनपुट था कि जो दादरी गांव में महापंचायत हो रही थी उसमें से कुछ लोग जो है यहाँ आकर इस तस्वीर के साथ जो है तोड़फोड़ करने वाले थे और इसीलिए जो महापंचायत की परमिशन है वो पुलिस ने नहीं दी थी। तो ये जो बोर्ड है कब लगाया गया था? इसको हो गए हैं 20 दिन, तब लगा था ये। अच्छा, तो विवाद क्या है इसको लेकर? विवाद ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे तेज पे शब्द, हमने राजपूत शब्द गलत लिखा है, जो कि गलत है। जो कि मिहिर भोज के पूर्वज हैं, वंशज हैं उनके अभी अनुरुद्ध, उन्होंने अपने प्रमाण भी दे रखे हैं। उन्होंने वीडियो रिलीज भी कर दी थी कि ये गलत है, इन्हें किसी जाति सूचक से ना जोड़ा जाए, ये सिर्फ राजपूत हैं और हम इसका प्रमाण प्रॉपर कोर्ट में या जहाँ भी बुलाएंगे हम दे देंगे। नेतागर्दी खाली चमकाने के लिए लोग इसका एक इशू बना रहे हैं। ये तो सनातन के बहुत बड़े पर्चा रखते हैं और राजा रहे पूरे भारत पे। तो ये खामोखा की जो है इन लोगों की थोड़ी सी अपनी एक वो है कि भाई राजनीति चमक जा। हम उनको एक बात कह रहे हैं, भाई हमने भी लगा दिया, आप भी लगा लो। सोशल मीडिया का जमाना, हमने कुछ बात की वो दूर तक फैल रही, फिर उसका काउंटर में कोई अपनी वीडियो दे रहा, तो ये तो भड़काऊ की बात है। अगर हम अपने मंचों से खुले शब्दों में बात रखेंगे या तो भाई इसको एक हिंदू सम्राट का नाम देकर रख दें तो शायद इतना बवाल ना मचता। लेकिन अभी एक जातिगत शब्द लगा के और इतनी बुरी तरीके से फैला दिया गया। अभी हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हमारे क्षेत्र में इधर ये सब पीछे जो गांव शुरू हो रहे ये सब राजपूतों के गांव हैं, उधर गुर्जर भाइयों के गांव हैं। अब उन्होंने धीरे धीरे सब जगह लगाया, लेकिन हमारे एक बोर्ड से उन्हें इतना बुरा नहीं लगना चाहिए था। अगर इस निपटारे को निपटाना है, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, हमारे किसी राजपूत संगठन के लोग हों, गुर्जर समाज के संगठन के लोग हों, वो इस बात को बैठ के विचार विमर्श करें या तो जो सच्चाई है उसकी तह तक पहुंचे, नहीं तो भाई हिंदू सम्राट लिख लें। सम्राट मिहिर भोज को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में विवाद होता रहा है। गुर्जर समाज ये दावा करता है कि जो सम्राट मिहिर भोज हैं वो उनके समाज से आते हैं और ठाकुर समाज के लोग कहते हैं कि वो उनके समाज से आते हैं और इसको लेकर लगातार जो विवाद है वो होता रहा है। और ऐसा ही रविवार को हुआ जब इस बोर्ड को हटाने के लिए जो है एक महापंचायत की गई और पुलिस को उसकी भनक पहले लग गई थी, इसीलिए पुलिस ने इस महापंचायत को परमिशन नहीं दी। लेकिन उसके बाद पथराव हुआ और पुलिस ने कई लोगों को डिटेन किया। मेरठ के कपसाड़ गांव से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, अब सारी लड़ाई सम्राट मिहिर भोज को लेकर है। आखिर मिहिर भोज कौन थे, अब ये जरा ये भी आपको दिखाते हैं। दरअसल मिहिर भोज ने मध्यकालीन भारत में 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया। मिहिर भोज को प्रतिहार वंश के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक माना जाता है। कन्नौज पर अधिकार के लिए जब बंगाल के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट और उत्तर भारत के प्रतिहारों के बीच लड़ाई थी, तब मिहिर भोज ने कन्नौज, वही जिसे आज आप इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, तो मिहिर भोज ने उसी कन्नौज पर लगातार कब्जा बनाए रखा। गुर्जर समाज का दावा है कि वो मिहिर भोज के वंशज हैं क्योंकि उन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कहा जाता है। लेकिन राजपूत समाज कहता है कि मिहिर भोज क्षत्रिय थे और गुर्जर उनके नाम के साथ भौगोलिक क्षेत्र के तौर पर ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से जुड़ गया था। तो ये है उस तनाव और टकराव की वजह जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको अभी कुछ देर पहले दिखाई। लेकिन सम्राट मिहिर भोज को लेकर साल 2022 में भी एक इस तरह का विवाद जो है वो सामने आया था
और इलाका था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। ना तो गुज्जर समाज किसी नतीजे पर पहुंचा उस दौरान और ना ही राजपूत समाज। दरअसल गुज्जर समुदाय जो वो एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन इलाकों को मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, शामली, मेरठ, जहां पर गुज्जर वोट निर्णायक माना जाता है। और माना जाता है कि यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 37 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर गुज्जर वोटर निर्णायक रोल निभाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 21 सीटें ऐसी हैं जहां कभी ना कभी गुज्जर विधायक रहे हैं। राजनीतिक दल हमेशा गुज्जर समुदाय को अपने पाले में रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका वोट पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम वोट के साथ एक मजबूत समीकरण का आधार जो है पॉलिटिकल पार्टीज को देता है। और इसी वजह से जब ये विवाद आप जमीन पर इस वक्त देख रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले दिनों की राजनीति में भी दिखाई देगा। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश में ही अब जरा दूसरे शहरों का रुख करते हैं। बात उन्नाव की करेंगे जहां पर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसका असर यूपी के कई और शहरों में भी देखने को मिला। सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कौन कर रहा है? अगर एक रैली निकल गई और उसमें जो है पोस्टर्स लहरा दिए गए, उन पोस्टर्स से आपत्ति किसी हुई और उसके बाद कैसे इसने एक अलग रूप ले लिया, देखिए पूरी रिपोर्ट। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही भीड़ की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर उन्नाव की है। हाथों में पोस्टर और बैनर है जिस पर लिखा है आई लव मोहम्मद। आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्नाव में ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय सड़क पर है और नारेबाजी कर रहा है। तो रुकिए, दरअसल इस कहानी की शुरुआत 18 दिन पहले कानपुर से होती है। वो तारीख थी 4 सितंबर, जगह यूपी का कानपुर और मौका बाराबफात का। मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस निकाल रहे थे। इसमें एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा आई लव यू मोहम्मद। बस यही पोस्टर कानपुर से निकलकर न सिर्फ यूपी बल्कि कई राज्यों में विवाद की वजह बन गया। कानपुर में जो विवाद हुआ वो मामला तूल नहीं पकड़ रहा था, लेकिन नेताओं ने इसे मुद्दा बनाकर तूल दे दिया। जब तक हम जिंदा हैं, ना तुम्हारी दौलत हमको खरीद सकेगी, ना तुम्हारी ताकत हमको दबा सकेगी। हम जिंदा रहेंगे तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। तुम हमारे आका के फरमान को भूल गए। अगर कोई मुनाफिक भूल गया तो भूल जाए, मगर हम नहीं भूलेंगे। तुम सारी दुनिया की दौलत ला के दे दो, मगर हम अपने दीन का सौदा नहीं करेंगे। ये वो नाम है जिस पे हर मुसलमान अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। तो अगर इस तरह से उनके नाम की बेहुरमती होगी, हम ही नहीं बल्कि हिंदू भाई भी उनके नाम का एहतराम करते हैं। FIR की ज़रूरत ही क्या थी? जिसने अब ये सब कुछ शुरुआत कर दी, FIR करके एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी और मुसलमानों को उकसाने का काम करा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। आपने उन्नाव की तस्वीरें देखा कि कैसे भीड़ ने सड़क पर नारेबाजी की। लोगों की ये नारेबाजी देखते ही देखते भारी बवाल में बदल गया। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। फिलहाल तो शांति है, लेकिन तनाव बरकरार है। इसके संबंध में हिरासत में लेकर के 5 लोगों को लाया गया और इसके बाद उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 8 नामजद हैं और 25-30 लोग अज्ञात हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के साथ खिलवाड़ करने को लेकर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने क्या मांगे की हैं, ये आपको सुनाते हैं। ऐसी कार्रवाई हो, इनकी संपत्तियां जब्त हों और जिन्होंने बवाल किया है, अभी यहाँ उन्नाव की भी सुनने में आ रही है बात, इन लोगों के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि नाजीर बने, कि रूह कांप जाए, कि बिना वजह बवाल करना, लोगों के ऊपर पथराव करना, पुलिस के साथ टकराव करना भूल जाए। कानपुर से शुरू हुआ ये मामला न सिर्फ यूपी बल्कि दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गया। आपको एक के बाद एक 3 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले भदोही की तस्वीर देखिए। यहाँ भीड़ किस तरह से नारेबाजी कर रही है, आपको सुनाते हैं।
वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। संदिग्ध युवकों की पहचान हुई, जिसमें कई युवकों को हिरासत में लिया गया। आइए अब आपको यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी विशेष समुदाय के लोग हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी जब उग्र हो गए तब हालात संभालने के लिए पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। आपने यूपी के शहरों की तस्वीरें देखी, ऐसा ही बवाल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी हुआ। न प्रशासन से कोई इजाजत थी और न ही पुलिस को कोई जानकारी। पहले पथराव हुआ, फिर धक्का मुक्की और नौबत मारपीट तक आ गई। यहाँ भी नारेबाजी कर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए हालात पर काबू पाया। फिलहाल आई लव मोहम्मद का ये जो बोर्ड है, ये एक राजनीतिक मामला बन चुका है। अब देखना होगा कि ये जो राजनीतिक विवाद है ये आगे चल के थमता है या फिर और ज्यादा गहरा होता चला जाता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वक्त में जो इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उसका भी कुछ डेटा आपके सामने रखते हैं। बीते 19 अगस्त, अभी हाल की बात है, जब बरेली के चादर जुलूस के दौरान विवाद हो गया। पिछले साल 3 अक्टूबर को श्रावस्ती में फिर से ऐसे ही नारे लगाए गए। इससे पहले 16 सितंबर को सिद्धार्थनगर में भी नारे लगे, वीडियो वायरल हुआ। पिछले साल 25 अगस्त को मेरठ में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई और पत्थरबाजी हुई थी। 23 जुलाई को कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भी विवाद खड़ा हो गया था। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार की। बिहार में अब मेरा MY वर्सेस तेरा MY शुरू हो गया है। डिटेल बताएं उससे पहले आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। 21 अगस्त को नीतीश मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी दिन मुंगेर के खानका रहमानी मस्जिद में राहुल गांधी गए थे। 27 अगस्त को बेतिया में प्रशांत किशोर मुसलमानों की सभा में पहुंचे थे और अब 21 सितंबर यानी कल चिराग ने MY पर फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला क्या है और चिराग पासवान का ये फॉर्मूला अगर बिहार में चल गया तो इसका असर क्या होगा, इसकी डिटेल्स देखिए। आज की तारीख में मैं भी एक MY समीकरण के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं, पर मेरे एम में महिलाएं हैं जो कि हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी है। मेरे वाई में युवा है जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है। बिहार में चुनाव से पहले सभी पार्टियों की कोशिश हर वर्ग से ज्यादा वोट अपने पाले में लाने की है। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने बिहार में नया नारा दिया, MY का नया फॉर्मूला बताया। चिराग के इस फॉर्मूले का साफ मतलब है कि लोजपा का इस बार का पूरा फोकस बिहार में महिला और युवा वोटर पर है। बिहार में बीते 3 दशकों में MY का मतलब मुस्लिम और यादव वोटर्स का समीकरण समझा जाता है, लेकिन चिराग के इस नए फॉर्मूले ने विरोधी पार्टियों के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। लोजपा ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में नव संकल्प महासभा का आयोजन किया था। यहीं से चिराग पासवान ने एक बार फिर हुंकार भरी, RJD पर तीखा हमला बोला और सवाल उठाए कि उनके फॉर्मूले से मुसलमानों और यादवों को क्या मिला। आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजद जैसी पार्टी, जो सीने पे तमगे की तरह MY समीकरण को लेकर चलती है। क्या है उनका ये MY समीकरण? हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटना और जाति के नाम पर बांटना, ये है उनका MY समीकरण। आपने बांटा, हम बटे भी। 15 साल 90 का पूरा दशक दे दिया। एक पूरी पीढ़ी हम लोगों की चली गई आप पर विश्वास करते हुए, पर बदले में हमें क्या मिला? M को क्या मिल गया, Y को क्या मिल गया? बिहार में युवा वोटर्स की बात करें तो 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 9,25,000 से ज्यादा है। वहीं 20 से 29 साल के मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 1,60,00,000 से ज्यादा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 30 साल से कम आयु के 21% मतदाता हैं। वहीं 18 से 39 वर्ष की आयु वाले मतदाता करीब 51% हैं। चिराग पासवान का पूरा फोकस इन्हीं वोटर्स पर है। महिला और यूथ का एक बड़ा वोट बैंक अगर NDA के पाले में चला गया, एक बार फिर NDA के लिए सरकार बनाने की राह आसान हो जाएगी। और मैं आग्रह करूंगा अपने तमाम युवा साथियों से कि पहचानिए अपनी ताकत को, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा बिहार में ऐसा है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो बिहार को विकसित
विकसित राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों का बड़ा वोट एनडीए के पक्ष में गया था। इस बार इस वोट बैंक को बचाए रखना एनडीए के लिए एक चुनौती तो है ही, साथ ही नए युवा वोटर को ऐड ऑन करना भी एक अहम चैलेंज है। पटना से सोमू आनंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो एक तरफ चिराग पासवान अपने MY फैक्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें M फॉर महिला, Y फॉर यूथ, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी है जहां पर आरजेडी का परंपरागत जो वोट बैंक है मुस्लिम यादव का वो स्थिर है। तो अब देखिए, जिस MY को लेकर तेजस्वी चल रहे हैं उनकी अगर आबादी की बात करें तो मुस्लिम 17 और यादव 14, यानी कुल मिलाकर ये 31% के आसपास वोटर्स हैं। वहीं चिराग ने जो MY का फॉर्मूला तैयार किया उसमें महिला वोटर्स की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा है और ये कुल मतदाताओं का 47% है। बिहार में 30 साल से कम के 21% युवा वोटर्स हैं। वहीं 18 से 39 साल के वोटर्स की संख्या 51% है। तो चुनाव में अब देखना यह है कि किसका MY फैक्टर ज्यादा भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब चिराग के नए फॉर्मूले पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस से स्नेहाशीष वर्धन पांडे रिएक्ट कर रहे हैं। आइए उनकी प्रतिक्रिया सुनते। महिलाओं के लिए, महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए डबल इंजन सरकार ने क्या कार्य किए हैं और युवाओं को नौकरी और रोजगार के प्रति क्या गंभीरता आपने दिखाई है। केंद्र की सत्ता में आप हैं, केंद्र के मंत्री हैं। बिहार के नौजवानों को पलायन को रोकने के लिए आपने कौन से कार्य किए हैं, कौन से आपने अपने मंत्रालय के माध्यम से नौकरी और रोजगार दिए हैं। सिर्फ नारे गढ़ने से और नारों से बिहार की जनता आपके साथ नहीं जाने वाली है, महिलाएं आपके साथ नहीं जाने वाली है, युवा आपके साथ नहीं जाने वाले हैं। चिराग पासवान जी बिहार में कितने भी समीकरणों की बात कर ले, लेकिन उन्हें ये पहले स्पष्ट करना चाहिए कि वो एनडीए में अपना समीकरण सेट कर पा रहे हैं या नहीं, तब वो बिहार की बात करेंगे। और बिहार से होने के बावजूद, केंद्र में इतने बड़े ओहदे के मंत्री होने के बावजूद बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है, ये सवाल आज भी बिहार की आम जनता के जुबान पर स्थापित है। बावजूद इसके चिराग पासवान जी केवल चुनाव में अपने समीकरण सेट करने आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की डिमांड करते हैं, लेकिन बिहार के हक की बात करना कभी उन्होंने उचित मंचों पर सही नहीं समझा है। चलिए, बिहार में जमीन पर क्या हो रहा है ये हमने आपको दिखाया, लेकिन इस वक्त बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट भी आपको दे देते हैं। चुनाव आयोग जल्द ही बिहार का दौरा करेगा। सीईसी 2 चुनाव आयुक्तों के साथ बिहार जाएंगे और तारीख के ऐलान से पहले तैयारियों की समीक्षा करेंगे। दशहरे के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो सकता है। नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में ये स्केड्यूल तैयार हो सकता है। छठ और दिवाली को देखते हुए भी चुनाव आयोग डेफिनेटली इस कार्यक्रम को तैयार करेगा। आपको बता दें 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ब्रेक के बाद एनडीटीवी इंडिया पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। खबर इस वक्त मुंबई से। अक्सर पुलिस पर ये आरोप लगते हैं कि अगर उनके पास थाने में शिकायत लेकर जाओ तो कई बार शिकायत ठीक से वो रिसीव नहीं करते, एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करते हैं। लेकिन मुंबई के थाने में जो कुछ हुआ वो इस सब से एक कदम आगे है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे लेकर हम ये सवाल आज पूछ रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर दुर्गा को इतना गुस्सा क्यों आता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर दुर्गा खड़े आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया कि सब इंस्पेक्टर दुर्गा खड़े ने अपनी वर्दी से नेम प्लेट उखाड़ कर फेंक दी। सोशल मीडिया, ट्विटर, यूट्यूब मामला मुंबई के वीपी रोड पुलिस थाने का है। पीएसआई दुर्गा खड़े ने थाने में शिकायत लेकर आई महिला और उसके साथी के सामने आपा खो दिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या नाम है इनका? दुर्गा माने खड़े। जानकारी के मुताबिक एक महिला धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची थी।
आरोप है कि थाने में पुलिसकर्मियों ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, जिस पर महिला के साथी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एक घंटे से मैं भी परेशान हूँ और मेरे को नहीं मिल रहा है। तो फिर आप लोग आप हाथ नहीं उठा सकते, आप हाथ नहीं उठा सकते मेरे पे, प्लीज आप हाथ नहीं उठा सकते। आप चिल्ला रहे हो, कितने जोर से बोले आप चिल्ला रहे हो। डोंट बिहेव योरसेल्फ। गाली मत दो, गाली किसको दे रहे हो, गाली किसको दे रहे हो। मामला यहाँ से और ज्यादा बिगड़ने लगा जब इंस्पेक्टर दुर्गा खरडे ने गाली दी, डैश में आकर आगे बढ़ने लगी, जिसके बाद बाकी पुलिसकर्मी उन्हें संभालने लगे। इतने में एसआई दुर्गा ने वर्दी से अपना बैज नोचकर सामने खड़ी महिला और उसके साथी पर दे मारा। आपको अथॉरिटी किसने दिया ये चीज करने का? नहीं, वीडियो में रिकॉर्ड झाले है, ये वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, पिन आंख में जा सकती थी आपके। अब पूरा पुलिस स्टेशन सख्ते में आ गया। शिकायत लेकर आई महिला और उसके साथी वीडियो भी बना रहे थे और सबकी बातें भी रिकॉर्ड कर रहे थे। बैच देखो, वो बैच आपने मिस करता था। नहीं, हमें सिव्हिलियन से आहे, आम्ही एज्युकेटेड आहे, आम्हाला राईट आहे। आम्ही टॅक्स देतो, त्याच्यामुळे तुम्ही इकडे बसलेले आहात। आम्ही टॅक्स देतो, आम्ही आमच्या टॅक्सचे पैसे देतो, जीएसटी देतो, त्यामुळे ही वर्दी आहे तुमच्यावरती। तुम्ही असं नाही बोलू शकत आम्हाला। थाने में शिकायत लेकर पहुंचे यश करांडे ने बाद में ये वीडियो फेसबुक पर डाल दिया। फिलहाल गिरगांव डिवीजन के एसपी को इस पूरे मामले की पड़ताल की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब देखिए, आज से शारदीय नवरात्रि की भी शुरुआत हो गई है, लेकिन आज ही के दिन से फिर रामलीलाओं का भी मंचन होता है। रामलीला के मंचन में पूनम पांडे को रोल देने को लेकर जो विवाद बढ़ता चला गया, उस पर पूनम पांडे अब तक खामोश थी, लेकिन अब उन्होंने ये खामोशी तोड़ी है, ये चुप्पी तोड़ी है और कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर, अपने प्लेटफॉर्म जो उनका सोशल मीडिया का, उस पर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है। पहले तो आपको ये स्टेटमेंट दिखाते हैं उनका, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस स्टेटमेंट के बाद इस विवाद को खत्म करने की कोशिश है या फिर कुछ और। अक्सर किसी न किसी विवादों के चलते सुर्खियों में छाई रहने वाली एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे बीते 3 दिनों से एक बार फिर सुर्खियों में है। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं जो हमारी नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, इसमें मैं 9 दिन का फास्ट रखने का प्लान कर रही हूँ, जिसमें मेरा तन, मेरा मन और भी ज़्यादा क्लेंस रहे और मैं एक खूबसूरत सा किरदार बखूबी निभा सकूँ। पूनम पांडे कह रही हैं कि वो उपवास पर रहेंगी। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा कहकर पूनम पांडे ने उन्हें मिले किरदार को लेकर बढ़ रहे विवाद को कम करने की कोशिश की है या फिर बात कुछ और है। खैर, जब से पूनम पांडे के किरदार को लेकर सवाल उठे, तब से पूनम खामोश थी। सोशल मीडिया के जरिए सामने आई और किरदार मिलने पर क्या कहा, सुनिए जरा। दिल्ली के रेड फोर्ट में जो वर्ल्ड फेमस लव कुश रामलीला होती है, उसमें मुझे मंदोदरी का किरदार निभाने का अवसर मिल रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मंदोदरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले दिस ब्यूटीफुल कैरेक्टर। पूनम को मंदोदरी का किरदार देने का फैसला 3 दिन पहले हुआ था। फैसले को लेकर विरोध शुरू हो गया। रामलीला कमेटी पूनम को मंदोदरी किरदार में देखना चाहती है, तो संत समाज विरोध में उतर गया। सबके अपने अपने तर्क हैं। महिला कमेटियों से हमारा यह आग्रह जरूर है कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं, उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास, भूगोल क्या है। तो अंततोगत्वा रामलीला समितियों की स्थिति खराब होगी और जो समाज धन देता है वो 10 बार विचार करेगा कि क्या ऐसे फुहड़ मनोरंजन के लिए हम धन दे रहे हैं। पूनम पांडे मर्यादा के अंदर
इस मर्यादित मंच के ऊपर आकर प्रभु राम की लीला के अंदर रावण की पत्नी मंदोदरी बनकर अगर इस रोल को करेंगी तो निश्चित रूप से उनका मन, दिल और दिमाग भी चेंज होगा और करोड़ों फॉलोअर्स जो उनको देखते हैं वो भी कहेंगे कि आज चेंज हो गई हैं और चेंज होने के बाद मैं समझता हूँ कि समाज की और लड़कियां भी अपने आप को, जिनका अतीत इस प्रकार का है, वो अपने आप को बदलेंगी और एक नया रास्ता दिखाएंगी। रामलीला में आपने मनोज तिवारी को भी देखा होगा। इस बार परशुराम के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन वो पूनम के मंदोदरी किरदार से खफा है। पर उन्हीं की पार्टी के विधायक रविंद्र नेगी को पूनम से कोई एतराज नहीं। समिति इसका संज्ञान लेगी, इतना मुझे विश्वास है। और मेरा विचार भी है कि अगर बीएचपी ने कुछ प्रोग्राम, कुछ बात रखी है तो उसका बातचीत करना चाहिए। एग्जैक्टली किस विषय पे उनको आपत्ति है, ये सब बात हो कि उसका रास्ता निकल सकता है। अभिनेता अभिनेत्री उनका प्रोफेशनल है, उनका प्रोफेशन है कि हम वो किरदार निभाते हैं किसी भी चीज़ का। अगर वो किरदार निभा रही है तो वो, मेरे को लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो लोग आए इसीलिए, अभिनेता इसीलिए बनता है कि कोई भी किरदार कर ले। बात मंदोदरी की ही चल रही थी, तभी एमपी के कंप्यूटर बाबा ने इस विवाद में शूर्पणखा की एंट्री करवा दी। बोले पूनम पांडे को शूर्पणखा का रोल मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को पात्र न बनाओ, पर जरूरी है मंदोदरी शूर्पणखा का पार्ट दो। आप यदि आपको पार्ट देना है तो जो जैसा उसको वैसे पार्ट दो ना, तो शूर्पणखा का पार्ट दो। आप मंदोदरी का क्यों होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रहना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा ही चरित्र का निभाने के लिए वो पात्र बनाना चाहिए। दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी पूरे देश में फेमस है। बड़ी बड़ी हस्तियां इस रामलीला का हिस्सा बनती हैं, लेकिन इस बार पूनम पांडे की एंट्री से रामलीला पर महाभारत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम और रामायण से जुड़े किरदार इस देश के जनमानस का हिस्सा है। इसीलिए किसी के निजी जीवन का जो आचरण सार्वजनिक जीवन में वायरल है, उसे लेकर आम लोगों को आपत्ति हो ही सकती है। लेकिन फिर यहाँ से दूसरा सवाल रामलीला के कमर्शियल एस्पेक्ट का भी है, बिजनेस पार्ट का भी है। आईबॉल्स कैच करना, प्रसिद्धि पाना और आईबॉल्स कैच करने के लिए इस तरह के नामों को जोड़ना, इस पर भी आज लोग सवाल पूछ रहे हैं और विवाद की सूरत आपको दिखाई दे रही है। लेकिन आइए, जब कमर्शियल पार्ट की बात कर रहे हैं तो कमर्शियल पार्ट में आप जरा जिक्र कर लेते हैं जीएसटी का। जीएसटी सुधार के बाद से नई दरें आज से लागू हो गई। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव भी बताया था, लेकिन इन सब के बीच आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में, बाजारों में क्या माहौल रहा, क्या रौनक रही। और जो लोग खरीदारी के लिए आए, क्योंकि आज से नवरात्रि का पहला दिन भी शुरू हो रहा है और दीपावली की तैयारियों की भी आज से ही शुरुआत एक तरह से हो जाती है, तो क्या हाल रहा बाजार का, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैंने अभी दवाई ली है, अगर मैं पहले लेता तो 599 की पड़ रही थी, बट अब जब लिया तो ये 480 की हो गई। अगर इस समय जो कोई पंप लगवाएगा कृषि उपयोग के लिए, उसमें लगभग 30 से 40 हजार रुपए का अंतर दिखाई देगा। क्योंकि हम लोग आलू की खेती वगैरह करते हैं, तो इसमें जो जीएसटी जो कम की गई है, तो खाद के एक एक कट्टे पर लगभग 50 रुपए और बल्कि इससे ज्यादा का भी अंतर आ जाएगा। दूध हुआ, दही हुआ, पनीर हुआ, छाछ हुआ, आजकल छाछ का काफी डिमांड है, तो उससे कुछ पैसा बचेगा ही, उससे थोड़ी थोड़ी बचत होगी, तो आदमी अपने सेविंग और बढ़ा सकता है। एक सप्ताह पहले आया था सर, उस समय प्राइस बोला गया था 1,20,092 रुपया। आज लिए हैं तो ऑन रोड प्राइस हमको पड़ा 1,12,000 रुपया के आसपास पड़ा। 8,000 रुपए की बचत हुई है। 8,000 रुपये की बचत हुआ। तो आपने इंतजार किया एक सप्ताह कि हाँ उसके बाद ही लेंगे जब कीमतें कम हो जाएंगी, तो जीएसटी के चलते इंतजार करना पड़ा सर। करीब करीब 1 महीना इंतजार किए हैं। उसके 1 महीना पहले ही मालूम चल गया था कि जीएसटी अति होने वाला है। उसके बाद तो मोदी जी करिए दिए, तो पता चल गया था। हम लोग 22 तारीख का इंतजार। बचत उत्सव बन रहा है, फेस्टिवल का भी टाइम है, त्योहार भी आया है, तो लग रहा है कि ये जो बचत है ये आप लोगों के लिए एक बड़ी बचत होगी। बहुत 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 खुशी का माने ये है हर आदमी को। आज जीएसटी की डेट कम हुए हैं, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। पर अभी ये प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हुए हैं, क्योंकि जो माल हम लोगों ने पहले का ला रखा है उसका क्या होगा, अभी उसका रिबेट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। जो मोदी जी फैसला ले रहे हैं वो बिल्कुल सही ले रहे होंगे, अपने देश के हित में, अपने पब्लिक के हित में, क्योंकि उनकी जनता पूरी इंडिया है। डोमेस्टिक यूज का बहुत सारा चीज़ जो है कि वो कम रेट में अवेलेबल रहेगा। इस फैसले को आप
स्वागत कर रहे हैं। हाँ, ये अच्छा है, सरकार का ये फैसला जो है कि अच्छा है। हाँ, टैक्स स्लैब में भी बचत होगा और जीएसटी चूँकि बुक्स वगैरह से भी ख़त्म किया गया है, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। पहले से बेटर है कॉमन पब्लिक के लिए। तो इससे आपको लगता है कि मंथली जो बजट होता है किसी भी परिवार का, उसमें कुछ राहत मिलेगी? डेफिनेटली रिड्यूस होगा बजट होम का। और अब बात करते हैं एनडीटीवी पर गृहमंत्री अमित शाह के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्री या फिर मुख्यमंत्रियों को कैसे चुनते हैं, क्योंकि सरप्राइजिंग नाम सामने आते हैं निकलकर जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा होता। तो आखिर कैसे प्रधानमंत्री ये डिसाइड करते हैं, इसे लेकर जब गृहमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब इस पर दिया। ये खास बातचीत आज रात 8 बजे, आप पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं, लेकिन उसका एक छोटा अंश एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ ग्रुप सीईओ राहुल कंवल के साथ गृहमंत्री की खास बातचीत का छोटा अंश जरूर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आपकी नजर में अपने लीडर्स में, जब आप चीफ मिनिस्टर को पिक करते हैं या कैबिनेट में किसी को पिक करते हैं, क्या वो गुण हैं जो वो तलाशते हैं? क्या वो चीज है जो आपको सिलेक्ट कर सकती है? क्या वो चीज है जो आपको कैंसिल करा सकती है? वो तो आपको मोदी जी को ही पूछना पड़ेगा। आप बताना। आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ। ऐसा मैं वो किस तरह से सोचते हैं मैं नहीं बता सकता, वो तो मोदी जी ही बता सकते हैं। नहीं, पर लीडरशिप में जब फैसले ले जाते हैं, लीडरशिप में फैसले लेते हैं तब अकेले प्रधानमंत्री नहीं लेते, ढेर सारे साथी बैठते हैं। वो राज्य की टीम एक पैनल बनाती है, पैनल के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य चिंता करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चिंता करते हैं, फिर एक छोटा ग्रुप भी बैठता है, फिर मोदी जी को ब्रीफ करता है, तब फैसले लिए जाते हैं। ऐसे अकेला फैसला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को एक बहुत हार्ड टास्क मास्टर भी माना जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा धक्का लगाते हैं, क्योंकि कई सारे, आपको तो कोई कहेगा नहीं, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपको सेंस समझ रहा हूँ। नहीं, आप सवाल सुन लीजिए ना। कई सारे जब आपके साथियों से बातचीत होती है, उनकी शायद आपके सामने बोलने की हिम्मत होना हो, लेकिन कैमरे के बाहर वो कहते हैं कि जैसे 11:30-12 बजे एक इंस्ट्रक्शन मिला और सुबह ही फोन करके पूछा कि इसका हुआ क्या। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड टास्क मास्टर मानते हैं। क्या हार्ड टास्क मास्टर होना बुरा है या खराब है, वो उस पर निर्भर करता है कि टास्क क्या है। टास्क अगर देश की जनता की भलाई के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के अर्थतंत्र को गति के लिए है, देश में से गरीबी दूर करने के लिए, तो हार्ड टास्क मास्टर होना ही चाहिए। और मैंने मोदी जी के फॉलोअप जिस चीज का करते हैं उसमें कभी निजी उद्देश्य को देखा नहीं। हमेशा देश के भलाई के फैसले पर वो कठोरता के साथ काम करते हैं और करना भी चाहिए। तो इंटरव्यू का एक हिस्सा आपने देखा, लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री के सामने क्या मंत्री अपनी बात खुलकर रख पाते हैं? बिहार चुनाव का क्या होगा सिनेरियो? कई इंपॉर्टेंट सवाल इस इंटरव्यू में डिटेल में आपको मिलेंगे आज रात 8 बजे। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।